आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है वन डायमेंशनल कुलियन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम शायद आपके लिए नया हो क्योंकि आई एम श्योर कि आपने इससे पहले इसको नहीं पढ़ा। इसलिए मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा और फिर हम ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम को यूज़ करना मैथमेटिकली क्यों ज़्यादा फेवरेबल है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करना चाहूँगा। रिलेटिव वेलोसिटी वो टॉपिक है जो आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा था, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप उसको दोबारा से देख लें इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप उस टॉपिक को लाजमी देखें फिर से अगर वो आपको याद नहीं है। लेकिन उसके अलावा मैं उसको फिर से थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज़ करने वाला हूँ। और रिलेटिव वेलोसिटी को हमने यूँ पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, आप उसको वन डायमेंशन ले सकते हैं, टू डायमेंशंस ले सकते हैं। इन जनरल हम यूँ कंसिडर करते हैं जैसे दो ऑब्जेक्ट्स ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं, तो हम उनको यूँ ले सकते हैं। अगर वन डायमेंशनल केस लेते हैं तो उसमें आप पहले ऑब्जेक्ट को ये वाला कंसीडर कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये बज़ाहिर तो आपको एक लाइन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन के ऊपर हो। और ये चीज़ वैसे भी हम रिलेटिव वेलोसिटी के केस में पढ़ चुके हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो लेफ़्ट पे है और इसकी मास m1 है, और जिस मोमेंटम से ये जा रहा है टुवर्ड्स राइट, फ़र्ज़ करें कि वो p1i है, यानी फ़र्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम। और सिमिलरली ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास मास m2 है इसकी, और जिस मोमेंटम से ये मूव कर रहा है वो p2i है। अच्छा, ये जो इनकी हम मोमेंटम की बात करते हैं, दरअसल अगर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि मास हम कांस्टेंट ले रहे हैं इन सारे प्रॉब्लम्स में, तो इसका मतलब है कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और ये जो वेलोसिटी की बात हम करते हैं, वेलोसिटी की जो मेजरमेंट होती है ये लैब फ्रेम में होती है। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि आप ज़मीन के ऊपर खड़े हुए हैं और आप सामने रोड पे जाती हुई दो गाड़ियों की स्पीड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये जो मेजरमेंट आप करते हैं ज़मीन के ऊपर खड़े होके, इसको आप लैब फ्रेम कहते हैं। तो अब तक आप जितना कुछ भी फ़िज़िक्स में पढ़ के आए हैं पहले 5-6 चैप्टर्स में, जहाँ भी आपने वेलोसिटी की बात की है, आपने वेलोसिटी की लैब फ्रेम में मेजरमेंट की बात की है, जिसको मैंने ये अभी बताया कि आप ज़मीन पे खड़े होके किसी भी चीज़ की स्पीड मेजर करें तो उसको हम लैब फ्रेम कहते हैं। अच्छा, जब मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया था तो मैंने इसी चीज़ को आपको यूँ दिखाया था समझाने के लिए कि चूँकि आप लैब फ्रेम में मेजरमेंट कर रहे होते हैं ज़मीन के ऊपर खड़े होके, तो फ़र्ज़ करें कि ये मास m1 है, ये हमारे पास मास m2 है, और यहाँ पे आप खड़े होके मेजरमेंट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो ये e है। सही है। तो जब आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की मेजरमेंट करते हैं तो उसको आप यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एरो आपको ये बताता है, एरो की डायरेक्शन, कि आप फर्स्ट मास की वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था जब हमने इसको चौथे चैप्टर में पढ़ा था, तो ये v1e था, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया कि आप ज़मीन के ऊपर खड़े होकर मेजरमेंट कर रहे हैं तो इन जनरल आप टू डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं, लेकिन बाद में आप उसको ऑफ कोर्स वन डायमेंशन के ऊपर रिड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। और इसी तरह जब आप मास m2 की मेजरमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये हमारे पास आती है v2e, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब हमारे पास एक वेलोसिटी की मेजरमेंट और भी है, और वो ये है कि m1 m2 की वेलोसिटी मेजर कर सकता है या m2 m1 की वेलोसिटी मेजर कर सकता है। सही है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि मेजरमेंट कौन सा ऑब्जेक्ट कर रहा है या कौन सा ऑब्जर्वर कर रहा है। तो हम यूँ करते हैं कि हम इधर से देख लेते हैं कि अगर m2 m1 की वेलोसिटी की मेजरमेंट करता है तो उसके एरो की डायरेक्शन m2 से m1 की तरफ होगी, और ये हमारे पास होगा v12, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट। एक बार, और ये मैं अगेन आपको याद करवा दूं कि ये चीज़ वो है जो हमने चौथे चैप्टर में पढ़ी थी और मैं इसको सिर्फ रिवाइज़ कर रहा हूँ इस वक्त।
ओके जब ये हमने डेफिनेशंस कर लें कि हमने वेलोसिटी की मेजरमेंट्स किस तरह की हैं, तो अब आप सिंपली इसको एक वेक्टर इक्वेशन में लिख सकते हैं। और वेक्टर इक्वेशन आपको पता है आप कैसे लिखते हैं, आप सिंपली एरोज़ को फॉलो करते हैं, विच मीन्स कि अगर V2E जो है उसका एरो इस डायरेक्शन में है तो वेक्टोरियल एडिशन हमें ये बताती है कि V2E प्लस V12 ये किसके बराबर है, V1E के। यानी इसको अगर आप वेक्टोरियल इक्वेशन में लिखना चाहें तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड बाय अर्थ या अर्थ ऑब्जर्वर equals velocity of second object as measured by earth and plus velocity of first object as measured by second object। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी और ये इक्वेशन जो थी हमने चौथे चैप्टर में ड्राइव की थी। और हमने चौथे चैप्टर में ये कहा था जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था कि इन पर्टिकुलरली हम इंटरेस्टेड होते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट जो है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या मेजर करता है। यानी हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो V12 है। तो यहाँ से हमने फिर V12 की एक्सप्रेशन लिखी थी, ये थी V1E वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ प्लस अब ये माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। तो ये सारा कुछ हम चौथे चैप्टर में कर चुके थे, तो इसको आप रिवीजन समझें कि वो काम जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी के लिए चौथे चैप्टर में किया था। अच्छा, तो इसमें हमारे पास अब आप देखें तो 3 रेफरेंस फ्रेम थे, 2 रेफरेंस फ्रेम थे, मेन 3 बनते हैं लेकिन हमने 2 यूज़ किए हैं इस तरह के। हमने अर्थ को यूज़ किया है M1 और M2 की वेलोसिटी मेजर करने के लिए, और फिर हमने M2 को भी यूज़ किया है M1 की वेलोसिटी मेजर करने के लिए। इसी तरह आप M1 को भी यूज़ कर सकते हैं M2 की वेलोसिटी मेजर करने के लिए, विच टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ये काम हम कर चुके थे चौथे चैप्टर में। अब मैं यूँ करता हूँ कि मैं इसी प्रॉब्लम के अंदर एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और हम उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी डेफिनेशन हम कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करते हुए मैं अब क्या करता हूँ, मेरे पास ये 3 पहले रेफरेंस फ्रेम थे, ये वाला M1 का, M2 का और अर्थ का। अब मैं एक चौथे को इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ और वो है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को अब मैं इस तरह इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि बिल्कुल मैं उसी तरह एक लाइन लेता हूँ। अब मैं थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इट शुड नॉट नेसेसरली बी अलॉन्ग वन एक्सिस, बट इवेंचुअली हम क्या करेंगे, जब वेक्टोरियल इक्वेशंस लिखेंगे तो फिर हम उनको 1 डायमेंशन के ऊपर रिड्यूस करेंगे, विच इज़ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टुडे। तो अब मैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ उनमें मेरे पास जो पहला है वो अब यहीं पे M1 है, ये M1 विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी V1 ऑफ कोर्स। इसके दूसरे किनारे पे मैं M2 लेता हूँ और यहाँ पे मैं अर्थ लेता हूँ, लेट मी टेक इट हेयर। तो ये हमारे पास अर्थ है और ये देखें ये बिल्कुल यही वाली डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन दोनों के बीच में एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस इट हेयर, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप ये वाला जो निशान है या ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको मैं कह रहा हूँ लाइक अ मैस, आप इसको किस जगह पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे बनाएं, इट वुडंट मैटर इन द एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटीज, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद डिस्टेंसेज एट द मोमेंट, सो इट वुडंट मैटर। तो अब हमारे पास ये जो फ्रेम है इसको मैं नाम देता हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम विच इज़ CM। और अब मैं बिल्कुल उसी तरह एरो लगा सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हैं, डिपेंड करेगा कि मैं वेलोसिटी किस चीज़ की मेजर कर रहा हूँ, सही है। तो हम बिल्कुल वही काम करते हैं कि मैं एक एरो यहाँ पे ड्रा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ VCE। जो C है ये सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और E जो है ये बता रहा है कि इस वेलोसिटी को हमने अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में मेजर किया है। इसी तरह मैं दूसरा एरो यहाँ पे ये लगा सकता हूँ कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट M1 एज मेजर्ड बाय अर्थ, तो ये हमारे पास बनेगा V1E, बिल्कुल इसकी तरह जो हमने यहाँ पे मेजर की थी। आप देखेंगे कि सिर्फ एक एरो का हमारे पास इजाफा होता है और ऑफ कोर्स वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है एज मेजर्ड बाय द अर्थ ऑब्जर्वर, क्योंकि हमने उसी को इंट्रोड्यूस करवाया। और इसी तरह हमारे पास जो तीसरा एरो आएगा वो बनेगा ये वाला वेलोसिटी ऑफ, लेट मी एक्चुअली डू इट अगेन। तो वो बनेगा हमारे पास ये वाला और ये है वेलोसिटी ऑफ मास M2 एज मेजर्ड बाय अर्थ ऑब्जर्वर, तो ये हमारे पास बनेगा V2E। और फाइनली अब आप ये देखते हैं कि चूँकि हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम है तो हम M1 और M2 की वेलोसिटीज़ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में खड़े होकर भी मेजर कर सकते हैं। तो जब हम M1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में खड़े होकर मेजर करेंगे तो उसका एरो बनेगा ये, और इसको मैं कहता हूँ V1C, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्वर। और सिमिलरली जो एरो राइट की तरफ जाएगा इसको मैं कहता हूँ
2c velocity of second object as measured by द सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्वर। और अब आपने बिल्कुल ये वाला काम यहाँ पे करना है, यानी एरोज़ को फॉलो करके दो इक्वेशंस लिखनी है। और दो इक्वेशंस मैं इस तरह लिखता हूँ कि मैं पहले इन तीन ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करता हूँ और फिर मैं इन तीन ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करता हूँ। और जो काम मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ वो मैं वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ फर्स्ट ऑब्जर्वर की और सेकंड ऑब्जर्वर की सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस से, कि सेंटर ऑफ मास में जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो वेलोसिटीज़ को कैसे देखेगा। तो चलें पहले ऑब्जेक्ट के लिए, यानी जो ये राइट हैंड साइड वाले ये वाली जो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी जब हम वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनेगी, अगेन फॉलो द एरोज़, तो ये हमारे पास बनेगा v2e, बल्कि यूँ शुरू करते हैं vce प्लस v2c इक्वल्स v2e। तो ये हमारे पास बनेगा vce प्लस v2c इक्वल्स v2e। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये बनती है। और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं v2c के लिए, जो ऑफ कोर्स हमें चाहिए, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एज मेजर्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्वर। तो ये हमारे पास बनेगी v2c इक्वल्स v2e माइनस vce। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई है और मैं इसको भी अनसर्कल कर दूं बिकॉज दीज आर रियली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड दीज आर दी ओनली रिजल्ट्स विच विल मैटर फॉर अस। और अब अगर मैं ये लेफ़्ट वाले तीन ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं तो मैं इनके लिए भी एक इक्वेशन लिख सकता हूं, और जो इक्वेशन इनके लिए बनेगी इस सिनेरियो के लिए वो होगी, अगर आप देखें तो ये एरो जाता है vce प्लस v1c और ये इक्वल आना चाहिए v1e के, जस्ट लाइक वेक्टर एडिशन। तो ये मेरे पास बनेगा vce प्लस v1c इक्वल्स v1e। और चूँकि मुझे v1c चाहिए वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड बाय सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो ये हमारे पास बनेगा v1e माइनस vce। तो इसको भी मैं अनसर्कल कर देता हूँ बिकॉज अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वी विल बी यूजिंग फॉर आवर फ्यूचर कैलकुलेशन। तो ये सिर्फ फ़र्क था कि मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इंट्रोड्यूस करवाया है जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, जो आपके लिए नया है, लेकिन मैंने रूल्स बिल्कुल वही अप्लाई किए हैं जो हम पहले सीख के आए हैं चौथे चैप्टर में। ये एक जनरल इक्वेशन है 3 डायमेंशनल केस के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने वेलोसिटीज़ की इक्वेशंस लिखी हैं वो सारी की सारी वेक्टर इक्वेशंस हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है 1 डायमेंशनल कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो हमने सिर्फ उन सिचुएशंस को डील करना है जिनमें ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन में मूव कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स वी नीड टू रिड्यूस दीज 2 इक्वेशंस, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशंस फॉर द केस ऑफ 1 डायमेंशन। तो वो इजी है, हम ये सपोज करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्योरली अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं। तो ये हमारी सिचुएशन बनेगी। तो एक्स एक्सिस के लिए अब हमें साथ में सबस्क्रिप्ट एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें पता है कि अब हम बस एक ही डायमेंशन को डील कर रहे हैं और वो एक्स एक्सिस है, तो वी नो दैट। तो ये इक्वेशंस जो हैं, अब इनकी मैं दोबारा अगर इनको लिखूं तो मैं इनके वेक्टोरियल साइन ख़त्म कर सकता हूँ बिकॉज नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली 1 डायरेक्शन। तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी v1c जो है ये मेरे पास बनेगी v1c एंड दिस इज़ नाउ प्योरली फॉर एक्स एक्सिस, ये इक्वल आएगी v1e माइनस vce। और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v2c इक्वल्स v2e माइनस vce। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं अब, और ये वेलोसिटीज़ हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अब हमारे पास वेलोसिटीज़ आ गई हैं, तो मैसेज हमारे पास पहले मौजूद हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो इसका मतलब है कि हम इनका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इन ऑब्जेक्ट्स का टोटल इनिशियल मोमेंटम बनेगा, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम, ऑफ कोर्स मोमेंटम भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, तो मैं उसके ऊपर भी वेक्टर साइन नहीं लगाता। तो ये बनेगा टोटल इनिशियल मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और मैं इस मोमेंटम को आल्दो मैं सेंटर ऑफ मास एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी बुक में उन्होंने प्राइम की नोटेशन यूज़ किया, तो लेट्स स्टिक विद दैट। तो हम बाद में अगर यानी ये जो सबस्क्रिप्ट है इनको ड्रॉप भी करते हैं तो हमें पता हो, प्राइम हमें बता दे कि ये मोमेंटम जो है ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मेजर किया गया मोमेंटम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का टोटल इनिशियल मोमेंटम आएगा वो क्या होगा, mass of first object and velocity of first object as measured by center of mass frame plus mass of second object and velocity of second object as measured by an observer in center of mass frame। and ये जो velocities हैं
V2C and V1C, these are exactly the velocities that we have calculated. तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मैं जो नया फ्रेम इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मैं उसके अंदर अब जो मोमेंटम कैलकुलेशंस हैं वो कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि उस मोमेंटम कैलकुलेशंस में हम जब उस फ्रेम को डिफ़ाइन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी हमारी कैलकुलेशन। सो व्हाट आई वांट टू डू हियर इज़ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी वेलोसिटी के ऊपर कंडीशन आएगी जिससे मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो रिक्वायरमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा, जो कि डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा m1 इंटू, अब हमने V1C और V2C की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो V1C जो है वो है V1E माइनस VCE, और इसी तरह हमारे पास जो दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो है m2 इंटू V2E माइनस VCE। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें, बल्कि रीअरेंजमेंट ना भी करें तो अब बल्कि रीअरेंजमेंट नहीं करते क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इसके बगैर ज़्यादा इजी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं अब डिफ़ाइन करने लगा हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम को। तो ये है हमारे पास डिफ़ाइन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और इसको डिफ़ाइन यूँ करते हैं कि ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है सारे ऑब्जेक्ट्स का वो ज़ीरो होता है। दैट्स ओनली द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो डेफिनेशन ये है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का, जितने भी ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर रहे हैं, उन सब का टोटल इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होता है। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है कि टोटल फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या रिक्वायर करता है, वो ये रिक्वायर करता है कि टोटल फाइनल मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम शुड आल्सो बी ज़ीरो। और अगर ये भी ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाती है। और हम अब देखना चाहते हैं, अब आप ये देखें कि हमारे पास जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो नॉन ज़ीरो है। हमने उसकी ये वाली इक्वेशन लिखी है, सही है, लेकिन हमने इसको डिफ़ाइन यूँ कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें टोटल इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो एक्सप्रेशन है इसको ज़ीरो करना है, और इसको ज़ीरो करना है तो इसका मतलब है कि हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी जिससे हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर मूव करे तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो दो ऑब्जेक्ट्स का मेजर करे वो ज़ीरो हो। तो इसका मतलब है कि मैं इस इक्वेशन से मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज़ करते हुए वेलोसिटी के ऊपर कंडीशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, विच मीन्स कि मैं सिंपली वेलोसिटी का फार्मूला चाहता हूँ। तो अब मेरे पास अगर टोटल इनिशियल मोमेंटम है ये वाला m1, ये वाली एक्सप्रेशन जो यहाँ पे मैंने लिखी है इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, तो ये है m1 इंटू V1E माइनस VCE प्लस m2 इंटू V2E माइनस VCE, और ये इक्वल किसके है, ज़ीरो के, जो कि फाइनल मोमेंटम की वैल्यू है। तो अब मैं वेलोसिटी के ऊपर कंडीशन कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कौन सी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास फ्रेम मूव करे कि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का, जब वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम उसको मेजर करे तो वो ज़ीरो आ जाए, सही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, विच मीन्स कि हमें जो चीज़ चाहिए वो ये VCE है। तो हम VCE की इक्वेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली बाई मल्टीप्लाइंग। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी m1 V1E माइनस m2 VCE माइनस m1 VCE, so this is m1 plus m2 V2E माइनस m2 VCE इक्वल ज़ीरो। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो VC है वो इस एक्सप्रेशन में है और इस एक्सप्रेशन में है। तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी m1 V1E प्लस m2 V2E
इक्वल्स m1 प्लस m2, जो कि मैंने कॉमन ले लिया VCE को, तो हमारे पास आया। और चूँकि मुझे VCE चाहिए था तो VCE यहाँ पे बनेगा m1 v1e प्लस m2 v2e डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी आ गई है एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। तो जब हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है वो भी अर्थ के रिलेटिव मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी CE से, तो इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम कैलकुलेट किया जाए, तो अगर हम चाहते हैं कि वो मोमेंटम ज़ीरो आए तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस वेलोसिटी से मूव करना होगा। सही है। और अब ज़रा आप थोड़ी सी न्यूटेशनल सिंप्लीफिकेशन कर लें, और वो न्यूटेशनल सिंप्लीफिकेशन ये है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, फ़र्ज़ करें कि इसको हम v कह लेते हैं। सही है। ये जो v1e है, ये आप याद करें, ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। सही है। और ये सिंपली प्रीवियसली जो आप यूज़ करते आए हैं, ये सिंपली वो है जिसको आप v1i कहते हैं। सिमिलरली ये जो v2e है, ये वो वेलोसिटी है जिसको आप v2i कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। और इसमें हम साथ में ई नहीं लिखते होते थे क्योंकि हमें पता होता था कि हम लैब फ्रेम में या अर्थ फ्रेम में इन चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये अब बन जाती है वेलोसिटी के लिए m1 v1i प्लस m2 v2i डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सही है। तो अब ये सारी एक्सप्रेशन जो है वो इस इक्वेशन के ऊपर सिंप्लीफाई हो जाती है, और ये अब जो v है ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है एज मेजर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। और अब इसमें अगर हम बात करें, यानी इस सेंटर ऑफ मास में, अब हम अर्थ को एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ये ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। ये हमारा m1 था, m1 यहाँ पे इन दोनों के दरमियान मैंने लिया था ये था हमारे पास सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे मैंने लिया था m2। सही है। तो अब देखें कि अब अगर हमारे पास टोटल मोमेंटम ज़ीरो होना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होना है इस फ्रेम के अंदर, और ये वो रिक्वायरमेंट है जैसे हमने डिफ़ाइन किया सेंटर ऑफ मास फ्रेम को, कि ये ऐसा फ्रेम होता है जिसमें टोटल इनिशियल मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट्स का है वो ज़ीरो होता है। तो अगर टोटल इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होना है तो लाजमी तौर पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसका मतलब है कि फ़र्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा और सेकेंड ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा एज सीन बाई एन ऑब्जर्वर इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है। तो इनकी मोशन इस तरह नज़र आएगी। तो तभी जब आप उनके वेक्टर मोमेंटम को ऐड करेंगे तो वो इक्वल और अपोजिट होंगे, और हम टोटल मोमेंटम उनका ज़ीरो मेजर कर सकते हैं। तो ये वो सिचुएशन बनती है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आते हैं, एंड इट मेक्स आवर कैलकुलेशन अ लॉट ईजियर। आई विल गो ऑन एंड ड्राइव फ्यू रिजल्ट्स जो आप पहले कॉलेज की फिजिक्स में देख चुके हैं, which will just tell us कि center of mass frame is equally valid and useful frame as the lab frame or the earth frame जो हम अब तक यूज़ करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है v1i। जो i है ये हमें स्पेसिफिकली बताता है कि ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे i नहीं था, यहाँ पे i था, मैंने लिखा नहीं था एक्सप्लिसिटली, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, ये रिक्वायरमेंट है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज मेजर्ड इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम शुड बी ज़ीरो। इसका मतलब है कि इन सारी वेलोसिटीज़ के साथ हमारे पास आई मौजूद है, जो मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है ताकि इक्वेशंस हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहें। तो ये आई जो है ये उधर से आ रहा है। तो अगर इस वेलोसिटी से अब हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम मूव करे तो वो ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो मेजर करेगा। तो अब हमने मेन रिज़ल्ट ड्रा कर लिया। लेट मी क्विकली समराइज इट कि हमने किया क्या है। हमने किया ये है कि एक नया फ्रेम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रेम का नाम दिया है, और फिर हमने उसको डिफ़ाइन किया कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो। ये हमने डिफ़ाइन किया है उसको। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये रिक्वायर करता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट्स का ज़ीरो है तो उनका फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो हो। और फिर उसको हमने यूज़ किया है कि अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम किस स्पीड से मूव करे कि जब वो ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल मोमेंटम मेजर करे तो वो टोटल मोमेंटम उनका ज़ीरो आए, सम अप हो गए।
तो हमने वो स्पीड कैलकुलेट कर ली और वो स्पीड ये है। और इस स्पीड के बाद हम कैलकुलेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि फ़िज़िकली जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में खड़े होकर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आएंगे। अब हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनिशियली जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में खड़े होकर देखेंगे तो वो इस तरह मूव करते हुए नज़र आएंगे। सो दैट इज़ द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। तो हमें ये सिचुएशन अब चाहिए कि आफ्टर कोलिजन उनकी मोशन कैसी होगी। तो ये है हमारे पास बिफोर कोलिजन, तो कि कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो आफ्टर कोलिजन की क्या सिचुएशन बनेगी। तो आफ्टर कोलिजन की हमारे पास जो सिचुएशंस बनती हैं वो मुख्तलिफ हैं, और जो पहली सिचुएशन है उसको मैं यहाँ पे अगेन बनाता हूँ, बल्कि अब मैं लाइन नहीं लगाता, मैं सिंपली उनके ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। तो अब फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास है सेकंड ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ऑफ कोर्स अब मैंने इनको करीब दिखाया है क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि इन्होंने कोलाइड अब कर लिया है। तो ये M1 है, राइट वाला M2 है। तो हमारे पास कुछ सर्टन सिचुएशंस आ सकती हैं कोलिजन के बाद, और वो सर्टन सिचुएशंस ये हैं कि ऑफ कोर्स कोलिजन के बाद अगर हम चूँकि वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्योरली एक लाइन के ऊपर मूव करेंगे, तो उनकी डायरेक्शंस अब कोलिजन के बाद ये होंगी। तो कोलिजन से पहले वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे और कोलिजन के बाद अब वो एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका टोटल मोमेंटम जो फाइनल है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का और सेकंड ऑब्जेक्ट का वो हमारे पास मुख्तलिफ होगा। तो ये हमारे पास पहली सिचुएशन है, और वो ये पहली सिचुएशन जो है ये वाली, ये हमें ये बताती है कि अगर उनका मोमेंटम सेम हो, सही है, और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ P1F equals P2F and direction of motion is opposite, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, इस वाली सिचुएशन को हम कहते होते हैं कि ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक है। अब आपने यहाँ पे याद रखना है इसको, ठीक है, कि ये इनफैक्ट इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन भी है आपके पास कि कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर उनके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ऐसा कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा, और ये डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैं अगेन डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है डायग्रामेटिकली दिखाना। तो ये हमारे पास M2 था, ये हमारे पास M1 था, और इसको हम यूँ दिखा सकते हैं कि, और इसके साथ अगर आप लिखें तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास P2F है आफ्टर कोलिजन और ये हमारे पास P1F है आफ्टर कोलिजन। और दूसरी सिचुएशन जो है वो हमारे पास ये है कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का टोटल मोमेंटम जो है कोलिजन के बाद वो टोटल इनिशियल मोमेंटम से कम हो, यानी इफ़ PF टोटल फाइनल मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो उसको मैं इधर लिखता हूँ इफ़ PF, और मैं साथ प्राइम भी लिख रहा हूँ जो आपको ये याद कराएगा कि ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, बल्कि यहाँ पे भी मैं ऊपर भी प्राइम्स लगा देता हूँ क्योंकि अब मैं साथ सेंटर ऑफ मास नहीं लिख रहा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम प्राइम यूज़ करेंगे या सबस्क्रिप्ट CM यूज़ करेंगे, तो अब मैं CM यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ प्राइम्स यूज़ करता हूँ जो ये बता रहा है कि ये मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मेजर किए गए हैं। तो अगर PF जो है हमारे पास वो स्मॉलर हो PI से, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो ऐसे कोलिजन को हम नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन का, सही है। अगर हमारे पास सिचुएशन कोलिजन के बाद कुछ इस तरह बने कि कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, यानी उनका फाइनल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ऐसे केस को हम कहते हैं कि बॉडीज़ स्टिक टुगेदर। तो ऐसे कोलिजन को आप कहते हैं, ऐसे कोलिजन को आप डिफ़ाइन करते हैं कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। और फाइनली हमारे पास चौथा सिनेरियो है कि अगर आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन के बाद वो इनिशियल मोमेंटम से अगर ज़्यादा है, तो ये है हमारे पास P1F प्राइम और ये है P2F प्राइम, और अगर हमारे पास PF जो है वो ग्रेटर हो PI प्राइम से,
तो ऐसे कुलियंस को हम कहते हैं एक्सप्लोसिव कुलियंस। ठीक है, तो हमने किया ये है कि हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम के मोमेंटम को लेके हमने देखा कि इनिशियल मोमेंटम जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और फिर हमने उसको लेके 4 कंडीशंस डिफ़ाइन की हैं कि हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है यानी कुलियन के बाद के रिजल्ट्स हैं वो किस तरह आ सकते हैं, और उन 4 को हमने लेके इलास्टिक, इन इलास्टिक, कम्प्लीटली इन इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कुलियंस की 4 कैटेगरीज़ को देखा है कि 4 सिचुएशंस हमारे पास किस तरह की हो सकती हैं। अब ऑफ कोर्स हम इनमें से कुछ केसेस को एक्सप्लिसिटली डिस्कस करेंगे, और ऑफ कोर्स हम सब का फेवरेट केस जो है अंडर डिस्कशन जो हम आइडियली कंसीडर करते हैं वो इलास्टिक कुलियन है, लेकिन उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा और मैं देखता हूं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए कोई एग्ज़ाम्पल कर सकता हूं या नहीं। जी, तो मेरा इरादा बन गया है कि मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करूं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, और आप भी कहेंगे कि क्या बंदा है ये, प्रॉब्लम्स करता रहता है हर लेक्चर के अंदर। तो ट्रस्ट मी कि जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आप फिज़िक्स से सीखेंगे तो इन्हीं से सीखेंगे, और अगर आप वाकई सीखने में दिलचस्पी रखते हैं देन यू हैव टू डू प्रॉब्लम्स, यू हैव टू ओवरकम योर फेयर्स। और सीखने की लगन यही होती है कि ऑफ कोर्स आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, और मुझसे जितना हो सकता है मैं आपके लिए प्रॉब्लम करता हूँ, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ नथिंग व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू, एंड यू हैव टू स्पेंड वे मोर टाइम ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बिसाइड्स वाचिंग दिस वीडियो, जो कि 40-45 मिनट की होती है। आपको कई घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर लगाने चाहिए। दैट्स माई सजेशन फॉर यू। नाउ लेट्स गो टू द प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम 6.20 है, ये एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉब्लम है, तो आप इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा इमेजिन करें उन प्रॉब्लम से जो एक्सरसाइज होते हैं। और ये आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारे पास हम फ्रिक्शन को अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है हम अभी मोमेंटम सीख रहे हैं, इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम अभी फ्रिक्शन को नहीं इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बट इस प्रॉब्लम में हम फ्रिक्शन को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसको इसलिए सॉल्व करना चाहता था ताकि आप ये देख सकें कि जब फ्रिक्शन भी हम कंसीडर करते हैं तो फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी यूज़ करते हुए कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स स्टेटमेंट पहले, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ 2 किलोग्राम ब्लॉक इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टॉप ऑफ अ 22 डिग्री फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 0.65 मीटर, फिगर 6.35। तो ये हमारे पास 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, और इसको इस इंक्लाइंड के ऊपर से रिलीज़ किया जाता है, और ये जो इंक्लाइंड है ना, ये बजाते खुद फ्रिक्शनलेस है। At the bottom of the inclined plane, it collides with and sticks to a block of mass 3.5 kilograms। तो ये दूसरा ब्लॉक है, और ये जब इधर नीचे पहुंचता है और इससे टकराता है तो इसके साथ जुड़ जाता है, यानी दोनों ब्लॉक जो हैं वो एक ब्लॉक बन जाते हैं। ओके, एंड द 2 blocks टुगेदर स्लाइड अ डिस्टेंस ऑफ 0.57 मीटर, ये वाला डिस्टेंस ये दोनों इकट्ठे सफ़र करते हैं अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया कि फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है या नहीं है, लेकिन उसने ये पूछ लिया है हमके कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताएं। तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पे आपको पता तो चल जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर वो पूछ रहा है तो कुछ होगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होगी। बट बी स्मार्ट हेयर, यू शुड नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन, राइट। आपको जो स्टेटमेंट दी होती है उसके अंदर से जो बातें वो कर रहा होता है उनको अखज़ करना पड़ता है, और अगर आप फिर से गौर करें, फिर से एक दफ़ा पढ़ते हैं, और आप देखेंगे कि आपको पता चल जाता है। द 2 blocks together slide a distance of 0.57 meters across the horizontal plane before coming to rest। This is very important, before coming to rest। अब आप खुद से ज़रा सवाल करें कि ऑब्जेक्ट रुकते क्यों हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुकता है कि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि भैया इस प्लेन के ऊपर आपने फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करनी है। ये फ्रिक्शन लेस है, सो उसने एक्सप्लिसिटली बताया है, लेकिन यहाँ पे वो इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि चूँकि ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो इसका मतलब है इस नीचे वाले पार्ट के ऊपर फ्रिक्शन मौजूद है, और आपने उसी फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट डिस्कवर करना है। नाउ वी कैन सॉल्व इट एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो हमारे पास जो पहला ब्लॉक है उसको हम M1 कहते हैं, तो लेट मी कॉल M1 इक्वल्स 2 किलोग्राम। तो ये पहला ब्लॉक है। जो दूसरा ब्लॉक है वो है हमारे पास 3.5 किलोग्राम, तो ये M2 है, और इसको मैं कहता हूँ 3.5 किलोग्राम्स। ओके, अब ये वाला डिस्टेंस जो टोटल इस इंक्लाइन की हाइट है वो दी हुई है, और मैं इस वाले डिस्टेंस को अब कह रहा हूँ, मैं जनरल फार्मूला ड्राइव करूँगा। आई लाइक ड्राइविंग जनरल फार्मूलाज, क्योंकि वो हमारे नॉलेज की
प्योर अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम कितना चीज़ों को समझते हैं। जब एक दफ़ा आप जनरल फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उसमें सब्स्टिट्यूट करके आप रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। जनरल फार्मूला हमें ये बताता है कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अब आप आ जाए तो आपने जो फार्मूला निकाला है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस हाइट को एच कहता हूँ और मैं इस हाइट को एच प्राइम कहता हूँ जो इंक्लाइंड की हाइट है, और ये जो डिस्टेंस है ना 0.57 मीटर वाला, इसको मैं डी कहता हूँ। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एच प्राइम भी मौजूद है, एच भी मौजूद है और डी भी मौजूद है। एच जो है वो 0.65 मीटर है, सो लेट मी राइट इट। सो एच इज़ 0.65 मीटर एंड डी इज़ 0.57 मीटर। व्हाट अबाउट एच प्राइम? और ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज़ है इस ट्राइंगल का, और इस हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू आएगी एच प्राइम। इसको हम फाइंड कर सकते हैं, एच डिवाइड बाई एच प्राइम वुड बी साइन 22 और एच प्राइम वुड बी एच डिवाइड बाई साइन ऑफ 22 डिग्रीज। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये वैल्यू भी मौजूद है। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है, बाकी हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अब इस प्रॉब्लम को आपने ऑफ कोर्स माइंड में ये सोचना है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जो इस प्लेन के ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन इस ब्लॉक तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और चीज़ रिक्वायर्ड है, और वो ये है कि ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से इस दूसरे ब्लॉक से आके टकराता है। हमें वेलोसिटी क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमें अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो हमने ऑफ कोर्स न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करना है इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, और उनको यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ चाहिए। तो फाइनली तो वो रुक जाते हैं, वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमें इन ब्लॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी से ये इकट्ठे मूव करते हैं। तो अब ये ब्लॉक जिस वेलोसिटी से नीचे आएगा इधर, मुझे वो वेलोसिटी चाहिए, और फिर ये कोलाइड करते हैं, और कोलिजन का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन्वॉल्व हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के कोलिजन से उनकी कंबाइंड वेलोसिटी कैलकुलेट करूँगा उस केस के लिए जिसमें वो स्टिक कर जाते हैं, और वो इनिशियल वेलोसिटी लेके फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो फिर मैं न्यूटन की जो भी इक्वेशन जो मुझे डिस्टेंस देती है, ऑफ कोर्स जो तीसरी इक्वेशन है, उसको यूज़ करके ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ना डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो वो हम देखेंगे। बट हमें पता चल गया कि हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए सबसे पहले। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो सबसे पहले तो आपने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, ये जो अपर ब्लॉक की मोशन है। और उसके लिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो मैं सिंपली अपर ब्लॉक के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ वो कुछ इस तरह की बनेगी। ऑफ कोर्स ये फ्री बॉडी डायग्राम तो नहीं है, लेकिन आप ऑफ कोर्स आपके पास टाइम है तो बना सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जो नॉर्मल फोर्स है वो इस सरफेस यानी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, और वो ये है। और अब आप देख सकते हैं कि हम वेट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक नॉर्मल फोर्स के अगेंस्ट होगा जो कोसाइन थीटा वाला कंपोनेंट है, और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में होगा जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ से मैं दो इक्वेशंस लिख सकता हूँ। इधर से एक्स एक्सिस के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, अब याद रखें कि मैं एक्स एक्सिस भी अपना यूँ डिफाइन कर रहा हूँ, इस प्लेन के पैरेलल और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। दैट्स द ओल्ड ट्रिक दैट वी लर्नड इन चैप्टर 4 एंड 5। तो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस के लिए लिखता हूँ तो ये देखें कि सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ये वाला कंपोनेंट क्या है? एम जी साइन ऑफ थीटा, और थीटा 22 डिग्रीज़ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए मेरे पास एम जी साइन ऑफ थीटा है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? प्योरली ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इस मैस के अंदर, क्योंकि मैस जो है वो नीचे जा रही है। जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेरा कंपोनेंट है उसके ऊपर गौर करें तो वाई एक्सिस वाला जो है वो सिंपली ये दे रहा है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके इक्वल है? एम जी कोसाइन थीटा। और चूँकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम में है, यानी नॉर्मल फोर्स सिंपली बैलेंस कर रही है एम जी कोसाइन थीटा को। और अब इस वाले कंपोनेंट से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ से, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। तो इस एक्सप्रेशन से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है जी साइन थीटा। और अब आप इधर से ये चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है। और चूँकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल नहीं कर रहा बल्कि कॉन्स्ट्रेंड है इस इंक्लाइंड के ऊपर मूव करने पर, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन जो है वो जी से कम हो गया है। कैसे हमें पता कि जी से कम हो गया? तो इस एक्सप्रेशन को देखें, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की जो 1 होती है तो एक्सेलरेशन जी के बराबर आ गया, जो कि फ्रीली फॉलिंग मोशन का केस है।
इसके अलावा किसी भी नॉन ज़ीरो एंगल के लिए ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा जी से कम आएगा, क्योंकि साइन थीटा जो है ये 1 से कम होगा। तो इट्स आल्सो अ हिंट कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट के ऊपर जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के साथ फर्स्ट इक्वेशन के साथ रिलेटेड है। लेट मी एक्चुअली राइट इट। तो हमें वेलोसिटी के लिए, अब मैं इधर लेफ्ट पे आ जाता हूँ, तो फॉर वेलोसिटी वी कैन यूज़, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टाइम्स टी। और अब देखें कि वी एफ हमें चाहिए, वी आई ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट किया था तो वो तो ज़ीरो होगी, तो हमें इसका मतलब है एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमें टाइम भी चाहिए कि कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट जो है मैस 1 ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचता है जहां वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है। तो हमें टाइम भी चाहिए, और टाइम सिंपल है हमारे पास कि हमें पास ये टोटल फासला है जो वो कवर करता है, ठीक है। और इस फासले को कवर करने के लिए इस एक्सेलरेशन के साथ वो कितना टाइम लेगा जो हमने कैलकुलेट करना है। तो सिचुएशन सिंपल है, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम के लिए मैं लिखूँगा फॉर टी, आप लिखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। लेट मी कॉल इट एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो टाइम के लिए मैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें एस जो है ये वो फासला है जो ऑब्जेक्ट ने कवर करना है, जो इस हमारे वाले केस में टोटल ये वाला फासला है ये वाला, और ये फासला हमने एच प्राइम डिफ़ाइन किया था। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एच प्राइम इक्वल्स वी आई, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टर्म 0 है, और जो सेकंड टर्म है वो बन जाएगी हाफ। जी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मैं फ्री फॉल मोशन नहीं कंसीडर कर रहा, तो इसको हम जी नहीं लिख सकते, इसको हम इन जनरल ए लिखेंगे, और ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, तो ये आएगा ए टी स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 एच प्राइम डिवाइडेड बाई ए, और इसका स्क्वायर रूट भी आएगा क्योंकि हमें टाइम चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 एच प्राइम डिवाइड बाई जी साइन थीटा होल का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास टाइम आ गया, एक्सेलरेशन पहले से मौजूद है, तो हम यहाँ से वी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। अगेन वी आई हमारे पास 0 है, तो वी एफ बन जाएगा ए टाइम्स टी, और ए और टी की जब आप वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये जो वी एफ आता है ये आता है 2 जी एच अंडर रूट, बाकी फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये वो वी है, और ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ ऑब्जेक्ट इनक्लाइंड से नीचे स्लाइड करता हुआ आता है और इस ऑब्जेक्ट से टकराता है, सही है। तो अब ये जब दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे तो ये स्टिक कर जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हमें ये बताता है, मतलब है कि ये स्टिक करने के बाद किसी कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें ये कहता है कि पी आई जो है वो पी एफ के इक्वल होता है, और जो इनिशियल अब मोमेंटम होगा वो क्या, m1 v1 जो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, और ये वो वेलोसिटी है जो हमने ये कैलकुलेट की है, तो ये mv बनेगा m1v प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये इक्वल आएगा m1 प्लस m2 टाइम्स v प्राइम के, मैं इसको प्राइम कह लेता हूँ, और ये फाइनल वेलोसिटी है जिसके साथ अब दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। और यहाँ से हमारे पास v प्राइम आता है m1v डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब ये वो वेलोसिटी मेरे पास आ गई है जिस वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट अब इस जो प्लेन सरफेस थी उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, ये वाली सरफेस के ऊपर, और इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन मौजूद है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। तो अब हमारे पास सवाल ये है कि इतना डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस कैलकुलेट करने में इनमें जो एक्सेलरेशन, चूँकि अब ऑब्जेक्ट रुक जाता है इस पॉइंट पे पहुंच के, तो इसका मतलब है कि उसमें डिसलरेशन हो रही है, ठीक है। तो हमने वो डिसलरेशन कैलकुलेट करना है, और फिर उस डिसलरेशन से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और वो फोर्स जो है ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है उसकी वेलोसिटी, और उधर से हम म्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास v आ गया, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमें ये बताती है 2 a d, ये जो डिस्टेंस है वो कवर करता है ऑब्जेक्ट, इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर्ड माइनस वी आई स्क्वेयर्ड, और वी एफ जो है वो 0 है, तो ये इक्वल आएगा माइनस वी आई स्क्वेयर्ड, और यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो आ जाता है हमारे पास माइनस वी आई स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई 2d। तो ये हमारे पास d है, और d भी गिवन है, वी आई हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका मतलब है हम a कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ, ये हमारी कंसर्न नहीं है अभी, क्योंकि हम उसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो हमें चाहिए।
तो अगर आप इसको एक स्टेप में वैसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये बन जाएगा m1v² डिवाइडेड बाई 2d इंटू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो राइट पे हैं ये मौजूद हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास डिसलेरेशन आ गया। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये डिसलेरेशन जो है ये नेगेटिव है, जो हमें ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और इस एक्सेलरेशन को डिक्रीज़ करने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए वो न्यूटन सेकंड लॉ से आएगी, F इक्वल्स m1 प्लस m2 टोटल मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब दोनों ऑब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, टाइम्स एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जो डिसलेरेशन हमने कैलकुलेट किया है। और ये फोर्स जो है अगर डिसलेरेशन यूनिफॉर्म है तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस एफ के आना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आप देखते हैं कि माइनस साइन जो है ये वाला और जो एक्सेलरेशन के साथ ये वाला माइनस साइन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये फोर्स जो है ये किसके इक्वल होती है, म्यू टाइम्स म्यू के होगा यहाँ पे, तो आप इसको सिंपली म्यू लिख लें, म्यू टाइम्स एन। और एन जो है वो नॉर्मल फोर्स है और वो किसके बराबर होगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स जो है, चूँकि अब यहाँ पे m1 प्लस m2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके वेट के बराबर होगी जी। और ये इक्वल होगा m1 प्लस m2 इंटू ए। और मैं नेगेटिव साइन भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव साइन को कैंसिल कर सकें। तो ये आएगा माइनस साइन के साथ और यहाँ पे भी माइनस साइन होगा। अब आप देखें कि यहाँ पे ये m1 और ये m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाते हैं दोनों साइड्स पे। तो हमारे पास जो अब म्यू की वैल्यू आती है वो आती है a डिवाइडेड बाई माइनस जी। और यहाँ पे अब अगर आप a की वैल्यू लिखें तो ये थी माइनस m1 स्क्वेयर्ड v² डिवाइड बाई माइनस 2dg इंटू m1 प्लस m2 होल स्क्वेयर। और अब यहाँ पे ये माइनस साइन जो हैं प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। और अब आप देखें तो इस फार्मूला में जो हमने म्यू के लिए ड्राइव किया है सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, यानी उन सब की वैल्यूज़ हमें मालूम है। तो आप अब ये सारी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो म्यू की वैल्यू आती है 0.15, जो ऑफ कोर्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये रेशियो है दो फोर्सेस की, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मुझे जो मेरा टाइमर है वो ये बता रहा है कि कम से कम इस प्रॉब्लम ने हमारे 15 से 20 मिनट लिए हैं। एंड आई वांटेड टू डू दिस, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि आपने कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को जो आपने पहले पढ़े हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलाना है जो आप अब पढ़ रहे हैं। द पॉइंट टू टेक अवे इज़ कि कुछ भी भूलना नहीं है और कुछ भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि जो चीज़ हमने पहले पढ़ ली है अब उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो चीज़ जो हमने पढ़ ली है एक्सपेक्टेशन ये है कि अब वो हमारे साथ चलेगी। और यही तो फिज़िक्स सीखने का मतलब है कि जो चीज़ आप पहले पहले पढ़ते जाते हैं वो आपके अब इल्म आपके साथ होता जाता है और आपको हमेशा याद होना चाहिए। सो आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने आपको कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में खो दिया होगा। इट वॉज अ प्रीटी लॉन्ग प्रॉब्लम, सो आई वांट यू टू गो बैक एंड लुक एट ऑल द स्टेप्स एंड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि हमने जो स्टेप किए हैं वही स्टेप क्यों किए हैं। एंड आई एम श्योर कि इस प्रॉब्लम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल सकते हैं कि हम जो प्रॉब्लम्स करते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, जो हम स्टेप्स करते हैं हम वही स्टेप्स क्यों करते हैं, क्या इनका कोई अल्टरनेट वे भी हो सकता है। एंड देयर आर मैनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम बिकॉज दिस वॉज प्रीटी लॉन्ग एंड इट इन्वॉल्व्ड मैनी रूट्स जिनमें हमको डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना पड़ा सिर्फ उस क्वांटिटी के लिए जो फाइनली हमें रिक्वायर्ड थी, जो कि यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थी। So I highly encourage you to go back up and look at this problem, and I will see you in the next video where I will be driving certain formulas for objects which collides elastically in center of mass frame. Until then, bye bye.